हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो बहुत दिनों के बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है आज। लास्ट वीडियो जो कि हमारे चैनल पे क्लास 12 की फिजिक्स की अपलोड हुई थी, दैट वाज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की 2 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे और होपफुली पार्ट 4 में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक आप लोग 2 वीडियो में आप लोग किन चीजों से अवेयर हुए थे, दैट वाज कि ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फेज एंगल क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, तरह तरह की सर्किट्स देखा, लीडिंग क्या, लैगिंग क्या, एलसीआर सर्किट जो कि देखा। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट देखा था रेजोनेंस। अब हम लोगों को देखना है पावर ऑफ एन एसी सर्किट। पावर ऑफ एन एसी सर्किट का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक सर्किट है जहाँ पे मान लीजिए कि इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, सब कुछ है, उसको हम लोगों ने एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया। एसी सोर्स से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ पावर आ रही होगी। मान लिया कि आपके पास एक एलसीआर सर्किट थी, इसको हम लोगों ने एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया एंड दैट एसी सोर्स वाज, उसका जो ईएमएफ था वो था ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें से अगर एसी सोर्स का मतलब ईएमएफ अगर एसी है, एसी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें जो करंट होगा वो भी साइनसॉइडल होगा। करंट लीड भी कर सकता है, लैग भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि एक्सएल एक्सी का मैग्नीट्यूड क्या है। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मान लेते हैं कि इस सर्किट में जो करंट है वो लीडिंग फैक्टर है। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। अब पूरी सर्किट में जो पावर होगी वो क्या होगी, ई इंटू आई, पी इज इक्वल टू वी आई, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग ई और आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो इट विल बी ई इज इक्वल ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगी। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला अगर हम लोग इतने पे लगा दें तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपांड कर रहे हैं। ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव होगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर ले कि साइन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये होगा आपका ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब अगर हम लोग ये करें कि इस वाले जो सेकंड टर्म आया है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दे, तो ऊपर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस ई नॉट आई नॉट अपॉन टू साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव। अब हमको यहाँ पे क्या होगा है कि यहाँ पे एग्जैक्टली पावर तो हम निकाल नहीं सकते, वाई, क्योंकि यहाँ पे निकलेगा आपका एवरेज पावर। एवरेज पावर का क्या मतलब होता है कि आपको इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो एवरेज जब आप निकालेंगे कंप्लीट साइकिल के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका सेकेंड टर्म है ई नॉट आई नॉट अपॉन टू साइन ओमेगा टी वाला जो टर्म है, तो साइन 2 थीटा का जो भी फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का तो एवरेज जीरो ही आना है एवरेज निकालने से पहले। अच्छा, एवरेज अगर आप निकालेंगे तो ये चीज आप बाद में भी लिख सकते हैं कि ये टर्म जो है ये जीरो होगा, ये चीज आप पहले भी लिख सकते हैं कि ये टर्म जीरो होगा। इसके बाद आप लोग इस फॉर्मूले से अवेयर होंगे कि cos 2 ओमेगा टी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है। तो आप क्या करें, पहले वाले टर्म में साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें, तो P हो जाएगा आपका ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव, राइट। अब अगर हम लोग इसका एवरेज लें, जैसे इसको हम लोग खोलेंगे तो क्या होगा कि एवरेज एक कॉस का फंक्शन है आपका, एक कंप्लीट साइकिल के लिए कॉस का फंक्शन कुछ ऐसा होगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो उसका एवरेज जीरो हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी का भी जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या बचेगा, क्या ई नॉट आई नॉट अपॉन टू कॉस फाइव, ये होता है आपका एवरेज पावर। अब ई नॉट अपॉन टू को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू,
तो ई नॉट अपॉन रूट टू क्या हो जाएगा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ये हो गया आपका एवरेज पावर डिसिपेटेड इन अ सर्किट। मतलब ये हुआ कि एवरेज पावर किसी एसी सर्किट में कितनी डिसिपेट हो रही है वो उसके लीडिंग या लैगिंग या कह सकते हैं कि जो फेज एंगल है उस पर डिपेंड करेगा। फेज एंगल पे डिपेंड करने का क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपकी सर्किट है वो ओनली रेजिस्टिव सर्किट है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जब सर्किट सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव होती है, दैट मीन्स कि सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो वहां पे करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में होंगे तो फाइव की जगह आप जीरो रख देंगे। अगर ओनली इंडक्टिव सर्किट है, मतलब ओनली एल है या ओनली सी है, तो उस केस में आपने देखा था कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये कह सकते हैं कि अगर ओनली एल सर्किट है या ओनली सी सर्किट है, तो उस केस में एवरेज पावर जो कि सर्किट में डिसिपेट होगी वो किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। वाई, cos 90 इज इक्वल टू जीरो। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। वाई, बिकॉज कहीं पे भी अगर आपका एक इंडक्टर लगा है तो वो आइडियल केस ही होगा ना कि इस कॉइल का कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। अगर इंडक्टर है या कैपेसिटर है तो इट विल ऑफर सम रेजिस्टेंस इन रियल केस, बट क्वेश्चंस करते समय हम इग्नोर करके चलते हैं कि इंडक्टर का भी कोई रेजिस्टेंस होगा। क्यों, बोला ही जाता है कि ये कैसा है, नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर है, नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर है। तो इसका रेजिस्टेंस हम इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट करते हैं, इसका रिएक्टेंस काउंट करते हैं। तो ये था आपका पावर ऑफ एन एसी सर्किट। इसके बाद क्या बात आती है कि एक छोटा सा टर्म आता है आपका पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, ये जो कॉस फाई है इसको बोला जाता है पावर फैक्टर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर। अब बात आती है कि पावर फैक्टर होता क्या है, तो ये भी देख लेते हैं कि पावर फैक्टर निकाला कैसे जाता है। ये तो आपको पता चल गया कि cos फाई को ही बोला जाता है पावर फैक्टर। ये जो टर्म आ रहा है आपका एवरेज पावर निकालने में, पावर फैक्टर देखिए क्या हुआ कि आपका इधर रेजिस्टेंस है, इधर है आपका एक्सएल माइनस एक्सी, या एक्सी माइनस एक्सएल नीचे लेंगे, कुछ यहाँ पे आपको डिफरेंस लेना है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक नेट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पिडेंस, राइट। तो कुल मिलाकर हम ये भी कहते थे कि इधर आई है आपका, इधर VL माइनस VC है, इधर VR है, V नेट वोल्टेज इधर निकलेगा। ये आपका आ गया फेज एंगल। अगर आप लोग यहाँ से देखें cos फाइव, इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंप्लीट करें, cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज R अपॉन Z। अगर हम लोग रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस के टर्म में लिख रहे हैं तो R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार एक्सएल माइनस एक्सी क्यों, तो आप इसको डिफरेंस भी ले सकते हैं। इससे क्वेश्चन मतलब इससे इम्पिडेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई, बिकॉज स्क्वायर ही करना है, पॉजिटिव आए या नेगेटिव, आंसर स्क्वायर करने पे तो पॉजिटिव ही आता है। तो ये है आपका, इस टर्म को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। बाय पावर फैक्टर, क्योंकि पावर में एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है cos फाइव, जिसको हम लोग बोलेंगे पावर फैक्टर। इसके बाद आपको पढ़ना है एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी का क्या एडवांटेज है डीसी से, मतलब एसी इज ग्रेटर देन डीसी क्यों कंसिडर किया जाता है, बिकॉज सबसे पहला पॉइंट, एसी को हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 220 वोल्ट का वोल्टेज है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं और उसको आप घटा भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। पहली चीज, एसी सिग्नल्स को हम बहुत लॉन्ग रूट तक ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पॉइंट नंबर 2, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। अलॉन्ग विद दैट, एसी जो होता है वो 220 वोल्ट जो आती है आपके घर में, वो क्या होती है, वो VRMS होती है। दैट मीन्स की जो मैक्सिमम वोल्टेज देगा वो 311 वोल्ट, प्लस माइनस 311 वोल्ट का देगा। इस रीजन की वजह से बोला जाता है कि एसी का ये डिसएडवांटेज है। वाई, क्योंकि ये आपके लिए कह सकते हैं कि आपको बहुत हार्म कर सकती है। एसी इज way more harmful as compared to DC. Harmful is not the right word, but कह सकते हैं कि AC बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकती है as compared to DC, क्योंकि AC वोल्टेज जो है वो प्लस माइनस 311 वोल्ट तक फ्लक्चुएट करता है। बाकी उसके सारे एडवांटेज यही हैं कि AC को हम लॉन्ग रूट तक ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट मच लॉस ऑफ पावर, मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। AC को आप DC में कन्वर्ट कर सकते हैं, AC वोल्टेज को आप स्टेप अप कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद ये था आपका एसी का एकदम एंड।
अब आपको सिर्फ दो चीजें पढ़नी है, जैसे आप अभी सुन रहे हैं ना कि ये स्टेप अप है, स्टेप डाउन है, ये सब क्या होता है। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा ट्रांसफॉर्मर एज वेल एज ये आपको एसी जनरेटर पढ़ना होगा। आई थिंक कि एसी जनरेटर इस साल कोर्स से एलिमिनेट हुआ है, बट ट्रांसफॉर्मर आपके सिलेबस में है। मोस्टली क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर से आते हैं, वाई? बिकॉज एसी जनरेटर आपका 10th के सिलेबस में इंक्लूड किया जा चुका है। तो ट्रांसफॉर्मर, अब हम लोग ट्रांसफॉर्मर तक मूव करते हैं, ट्रांसफॉर्मर भी पढ़ लेते हैं इस वीडियो में, इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, नोट डाउन जरूर करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके साथ हमारे चैनल पे एक पोल किया गया था, उसको आप लोग जरूर बताइएगा कि इज आवर चैनल यूजफुल टू अस और नॉट, या किस तरह से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं सो दैट आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो सिलेबस को कंप्लीट करने में। फाइन, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर सबसे पहला क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किस प्रिंसिपल पे काम करता है ट्रांसफॉर्मर? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में देख चुके हैं कि अगर आपके पास दो कॉइल है और एक कॉइल से पास होने वाला करंट चेंज हो रहा है, तो उसके आसपास चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल में क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा। तो ट्रांसफॉर्मर दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है, क्या करते हैं, एक कोर लेते हैं, एक ही कोर पे दो कॉइल को रैप कर देते हैं। फाइन, एक कॉइल जिसपे हम अपना एसी सोर्स लगाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी, दूसरी कॉइल जिसपे हम लोग, जिसके अक्रॉस हम लोग अपना लोड लगाएंगे, और इसके अक्रॉस मतलब हम लोग अपना आउटपुट लेंगे, कह सकते हैं लोड रेजिस्टेंस। ये होता है सेकेंडरी। अब क्या होगा कि प्राइमरी कॉइल से अगर हमारा एसी करंट पास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एसी है, समय के साथ चेंज होगा। जैसे जैसे प्राइमरी कॉइल के साथ करंट चेंज होगा, उससे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड पूरे एनवायरमेंट में चेंज होती रहेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो इससे पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज होगा। फिर आप लोगों ने फैराडे लॉ पढ़ा है कि अगर सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड करस्पॉन्डिंगली एक करंट इंड्यूस होगा। इतना हम लोगों ने देखा है। तो अब यहाँ पे कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए कि इसके अक्रॉस नंबर ऑफ टर्न्स है NP और इसके अक्रॉस है नंबर ऑफ टर्न्स NS। ठीक है, इस पे हम लोग VP वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और इससे हमें VS वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। VP वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग IP करंट है और इसमें IS करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तब यहाँ पे एक टर्म आता है, सबसे पहले अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो यहाँ पे बोला जाता है कि ये कैसा ट्रांसफॉर्मर है? स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब है कि सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू हमने कितना वोल्टेज प्राइमरी में अप्लाई किया है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या कहलाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और यहाँ पे वोल्टेज प्राइमरी में ज्यादा होगा, सेकेंडरी में कम होगा। जहाँ पे बिजली बनती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वहां पे क्या लगाया जाता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। वाई? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई आपकी 500 वोल्ट की, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए अगर हम उसको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से उसका वोल्टेज बढ़ा दें, तो जितना हाई वोल्टेज ट्रांसफर होगा, जो लाइन जाती है वहां पे जितना हाई वोल्टेज ट्रांसफर होगा उतना कम एनर्जी में लॉस होगा। उसके बाद बहुत हाई वोल्टेज जब ट्रांसफर होता है और हमारे घर के पास जो सब स्टेशन लगे होते हैं, जो घर के पास, वो वहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, वो हाई वोल्टेज को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और हमारे घरों तक सप्लाई आती है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो NS अपॉन NP है, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न रेशियो जिसको कहते हैं, ये क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्न रेशियो। ये किसके बराबर होता है? VS अपॉन VP के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा टर्न उतना ज्यादा वोल्टेज। उसके बाद बात आती है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि ट्रांसफॉर्मर कितना एफिशिएंट है। वाई? ऐसा नहीं है ना कि इसमें से जितना फ्लक्स निकलेगा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, सब कुछ सेकेंडरी से पास हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मर में कुछ आवाज भी आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हमिंग साउंड। क्या बोलते हैं? हमिंग साउंड। तो उस वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी में लॉस होता होगा, होता ही होगा। उसके साथ
कुछ फ्लक्स लीकेज होता होगा। फ्लक्स लीकेज का मतलब क्या हुआ कि जितना फ्लक्स प्राइमरी से निकल रहा है जरूरी नहीं है कि सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास ही हो जाए, कुछ ना कुछ फ्लक्स लीकेज होता होगा। लेकिन अगर हम लोग आइडियल केस में कंसिडर करें तो हमको ये पता है कि आउटपुट पावर जो है आपकी वो इनपुट पावर के बराबर होगी। क्या होगी? आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर होगी। ऐसा होता नहीं है, बट अगर हम लोग आइडियल केस में कंसिडर करें तो आउटपुट पावर, आपकी आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू इनपुट पावर होगी। आउटपुट पावर क्या होगी? सेकेंडरी के अक्रॉस Vs इंटू Is, ये किसके इक्वल होगी? Vp इंटू Ip के। आप लोग यहां से निकाल सकते हैं कि Vs अपॉन Vp किसके इक्वल होगा? Ip अपॉन Is के इक्वल होगा। और हम लोगों ने देखा था कि Vs अपॉन Vp Ns अपॉन Np के इक्वल होता है। तो दिस इज द, कह सकते हैं कि एकदम हार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल्स। जो भी आपके ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल, सबसे पहला आता है प्रिंसिपल, फिर आप समझाइए कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। तो कुल मिला के यही सब समझाना है कहानी लिखते लिखते। अलॉन्ग विद दैट न्यूमेरिकल्स सिर्फ और सिर्फ इस पे आते हैं। उसके बाद आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज नथिंग बट आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर इंटू 100। अगर आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर हो जाती है तो ट्रांसफॉर्मर को बोलेंगे 100% एफिशिएंट है। मतलब इससे जितना फ्लक्स निकल रहा है सब कुछ इससे पास हो रहा है, इससे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है सारी की सारी लोड के क्रॉस मिल रही है। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत तरह के लॉसेस होते हैं। कॉपर लॉस होगा। कॉपर लॉस का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका वाइंडिंग है, जो भी ये आपकी कॉइल बनी हुई है, वो हीट करेगी तो आपकी एनर्जी तो कुल मिला के वेस्ट ही हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ साउंड हो रही है, कुछ फ्लक्स एटमॉस्फेयर में लीक कर जा रहा है। तो ये सारे होते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या लॉसेस होते हैं। इसको आप लोग एक बार रीड करिएगा जरूर से। अलॉन्ग विद दैट ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल्स करिएगा, पावर फैक्टर के न्यूमेरिकल्स करिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट योर लास्ट चैप्टर ऑफ मैग्नेटिज्म और सेकेंड यूनिट ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 12 ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके साथ यहाँ पे ये चीजें खत्म होती हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं आपकी थर्ड यूनिट, और किसी बुक के अकॉर्डिंग अगर फोर्थ यूनिट कंसिडर करें तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका ऑप्टिक्स या मॉडर्न फिजिक्स। अगर आपको ऑप्टिक्स पढ़ना है तो जस्ट लेट अस नो, सबसे पहले ऑप्टिक्स की वीडियो अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए आप लोग अल्टरनेटिंग करंट तक का सब कुछ क्लियर करिए और घर पे रह के सेफ रह के, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि केसेस आना खत्म हो गए हैं तो कोविड खत्म हो गया, बट आप घर पे रहिए। आप तक स्टडी मटेरियल पूरा पहुंच ही रहा है। आप लोग घर पे रह के पढ़िए, पढ़ाई करिए, सारे क्वेश्चंस करिए, जो डाउट्स हो वो हमको पूछिए। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टाटा बाय बाय।